शुक्रिया। नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सियासी दलों के फेवर में जातियों वर्गों की गोलबंदी के लिए जोर आजमाइश भी हो रही है। दलित आदिवासियों को पाले में लाने की कोशिशों के बीच अब ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के फोकस में है। विपक्ष यानी कांग्रेस में ओबीसी वर्ग को साधने पहले मंथन और बैठकों का लंबा दौर चल चुका है। इधर सरकार में बैठी बीजेपी ने भी पार्टी के ओबीसी मोर्चा का 2 दिनी प्रशिक्षण वर्ग पूरा किया, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े ओबीसी चेहरे शामिल हुए। मसलन केंद्रीय मंत्री से लेकर शिवराज सरकार में वजनदार पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी संभाल रहे कैबिनेट मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे। लेकिन पिछड़ा वर्ग से जुड़े अभी कई अनसुलझे सवाल या मसले मौजूद हैं और आखिर में सवाल यही है कि ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी कौन? मध्य प्रदेश में अभी तक सभी सियासी दल जनजातीय समुदाय पर केंद्रित रहे। आदिवासियों को लुभाने आयोजन अभी भी जारी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने वाला ओबीसी वर्ग अब फोकस में आ गया है। बीजेपी का 2 दिवसीय ओबीसी मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग सीहोर में हुआ। इस पर तो मंथन हुआ ही होगा कि ओबीसी वर्ग के लिए लाई गई सरकार की योजनाओं की जानकारी ओबीसी वर्ग तक कैसे पहुंचाई जाए। सीएम शिवराज भी सीहोर में हुए प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए। काम के व्यवहारिक जो पहलू होते हैं उसके बारे में भी प्रशिक्षित किया जाए, इसके लिए प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन पिछड़ा वर्ग मोर्चे का था। सरकार की योजनाएं, संगठन, विचारधारा, कार्यप्रणाली, कार्य पद्धति सबके बारे में है कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इधर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण का कांग्रेस पर आरोप कि नेहरू से लेकर कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री बने उन्होंने पिछड़ों को अधिकारों से वंचित रखा। तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का पलटवार कि बीजेपी को ओबीसी की बात करने का हक नहीं। आपके राजीव गांधी विरोधी दल के नेता के नाते मंडल कमीशन का जब सिफारिश आया था, ये विरोधी दल के नेता के नाते विरोध किया है नहीं पार्लियामेंट में, सदन में। और आपके मणिशंकर अय्यर जो प्रस्ताव सदन के अंदर प्रस्ताव रखा था, ये जाति आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए, सिर्फ आर्थिक रूप से ही आरक्षण होना चाहिए। माने पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण वो कभी चाहते भी नहीं थे। वो वीपी आते, वो कांग्रेस के नेता थे, वो खुद ड्राफ्ट बनाए। और इस बीच में मध्य प्रदेश के अंदर स्थानीय इकाइयों में आपकी जब सरकार था, क्यों लागू नहीं हुआ स्थानीय इकाइयों में ओबीसी समाज का आरक्षण को? तब बीजेपी सरकार बनी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, तभी उच्च न्यायालय को पहुंचे और इनका बीसी कमीशन के आधार पर आंकड़े निकालकर आज कायम रखा। तो कमलनाथ जी ने अपने घोषणा पत्र में वचन दिया कि हम 27% आरक्षण किए करेंगे, और मैंने स्वयं सामान्य प्रशासन मंत्री होने के नाते वो विधेयक सदन में लाए, पास कराया और आरक्षण लागू किया। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीबों पिछड़े वर्ग की विरोधी है उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने याचिका लगवाकर आरक्षण को न होने पर रोक लगवाई और कांग्रेस को बदनाम करने का, जैसे उनका नियम नैतिकता है कि कांग्रेस को झूठ बोलने में, लगातार अफवाह फैलाने में जो उनको संस्कृति में उसमें माहिर हैं, कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 50% आबादी वाला ओबीसी वर्ग जिस ओर झुक जाए, मानिए उस सियासी दल के लिए सत्ता की राह आसान हो गई। ओबीसी को लुभाने आरक्षण जैसे मसलों पर भी भिड़ चुके हैं कांग्रेस, बीजेपी जैसे बड़े राजनीतिक दल। ओबीसी को रिजर्वेशन का मसला भी अभी 14% और 27% के बीच झूल रहा है। ओबीसी के हितैषी होने के आधार पर पार्टी में, सरकार में पदों पर बैठे नाम गिनाते हैं सियासी दल, लेकिन जनता को और ओबीसी वर्ग को नाम से ज्यादा काम चाहिए। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, सीहोर से शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो मध्य प्रदेश की सियासत में ओबीसी का वजन आप इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि हालांकि ये चर्चाओं में होता है कि लगभग 50% जो वोटर है वो ओबीसी का है मध्य प्रदेश में। और एक लिहाज से हम देखें भी तो बीजेपी को सत्ता जब से हाथ लगी, यानी उमा भारती जब से, और उसके बाद लगातार ओबीसी चेहरे बीजेपी देती रही और लगातार सत्ता में आती रही। शिवराज सिंह वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ओबीसी चेहरे के तौर पर। लेकिन अब देखना होगा कि दोनों बड़े सियासी दल लगातार फोकस भी कर रहे हैं ओबीसी पर, और कितना ये अपने पाले में ले जा पाते हैं, कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के, बहुत स्वागत है आपका भूपेंद्र जी। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। दुर्गेश केशवानी जी, आज प्रशिक्षण वर्ग हुआ बीजेपी ओबीसी मोर्चा का, क्या हुआ साहब, क्या रणनीति बनी, कुछ बता सकें, आप शेयर कर सकें अगर। देखिए प्रशांत जी, बैठकें भारतीय जनता पार्टी की पद्धति का हिस्सा है जी, और निश्चित रूप से हमारे संगठन महामंत्री जी हमेशा कहते हैं कि प्रशिक्षण प्रतिक्षण होता है, हमेशा होता रहता है। और निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता को, राजनीतिक कार्यकर्ता को इन सब चीज़ों से क्योंकि अपडेट रहना चाहिए, पार्टी की क्या रीति नीति है, पार्टी कहाँ पे, पार्टी की योजनाओं को लेकर, उसको लेकर हम लोग हमेशा इन चीज़ों को साथ में करते हैं। जो आज का विषय है पिछड़ा वर्ग के ऊपर, ओबीसी के ऊपर, तो निश्चित रूप से अगर किसी ने काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी मैं नेता प्रतिपक्ष जी की बात सुन रहा था, बाइट सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि वचन हमने दिया, 973 वचन दिए, कोई एक वचन नहीं दिया आपने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह। दुर्गेश जी, बीच में टोक रहा हूं, 5 काम गिना दीजिए जो सरकार ने किए हैं ओबीसी के लिए। देखिए मैं वो निश्चित रूप से, पहले मेरी बात हो जाने दीजिए, मैं वो पांचों के पांचों काम भी आपको बता दूंगा। मेरा ये था कि जो नेता प्रतिपक्ष जी जो बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से वचन एक भी पूरा नहीं कर पाए। फिर उन्होंने कहा याचिका लगाई हम लोगों ने, याचिका तो उन्होंने रोकने के लिए लगाई। ये बता दीजिए कि जो सैयद जाफर थे वो किस पार्टी को बिलोंग करते थे, जो इनके वकील थे तनखा जी वो किस पार्टी को बिलोंग करते थे, ये सब पूरे प्रदेश ने देखा। कमलनाथ जी ने सिर्फ एक शगुफा लोकसभा चुनाव के बाद एक उन्होंने देखा था कि उस समय पे उन्होंने ये बात रखी थी कि 27% हम आरक्षण देंगे, पर न तो वो कोर्ट में खड़े हो पाए, न बात कर पाए, उसके विपरीत हमने किया। अब रही आपकी बात प्रशांत जी, 3 चीज़ों को आपने, 3 नेताओं की बात की। एक तो उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये तीनों नेता हमारे ओबीसी वर्ग के बड़े चेहरे हैं जी। एक कांग्रेस का नेता बता दीजिए जो प्रदेश का, अरुण यादव है, वो भी हमेशा अपनी बातें कहते हैं कि मैं बुआई में करता हूं, कटाई कोई और कर जाता है। तो ये तो उनके हो गए। रही बात आप जो कामों की बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे कि 27% हमने आरक्षण लाने का काम किया, वो हमारी सरकार ने किया। नीट में हमने उस चीज को केंद्र की माध्यम से करने का काम किया, वो हमारे जो आरक्षण का आप जिक्र कर रहे हैं, एक मिनट, 300 करोड़, मेरी बात हो जाती है, जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया उसका तो रिप्लाई ले लीजिए। 300 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रतिवर्ष देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और जितने आप देखेंगे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो इस चुनाव में भी आप देखेंगे 27% आरक्षण करने का काम वो हमने किया, और 780 उस वर्ग से लोग हमारे निर्विरोध जीते गए। तो ये सब चीजें, उसके साथ हम भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर काम करती है प्रशांत जी। जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो मुख्य धारा में नहीं है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं। सभी समाजों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि सवाल जरूर कि परसेप्शन बनाने से ज्यादा काम हो तो और बेहतर हो। भूपेंद्र गुप्ता जी, सरकार आपकी बहुत ज्यादा दिन नहीं रही, 15-16 महीने, इसका ही लेखा जोखा अगर दर्शकों को मिल जाए तो बेहतर होगा कि भाई ओबीसी के लिए किया क्या सरकार ने आपकी। अभी तो पहले आपने जो है दुर्गेश जी से पूछा कि 5 काम गिना दो, तो बेचारे 5 काम गिना नहीं पाए। जो क्यों नहीं गिना पाए? मैं तो आपको 50 गिना पाऊंगा भूपेंद्र जी, जितना उन्होंने पूछा मुझसे उतने मैंने जवाब दे दिया। मुझे बोलने दीजिए, आप बोल चुके, आप जो है आप फिर से, जब मैं बोल चुकूं तो फिर आप बोल लीजिएगा। उन्होंने एक काम गिनाया कि उन्होंने 27% आरक्षण दिया है। फिर उन्होंने दूसरा काम गिनाया कि वो 300 करोड़ की स्कॉलरशिप बांटते हैं। दुर्गेश जी को ये मालूम ही नहीं है
कि जो स्कॉलरशिप लूटी गई ओबीसी के बच्चों की, वो घोटाले तो इनकी खुद की सरकार ने पकड़े हैं। 11,000 बच्चों की स्कॉलरशिप उनको नहीं मिली थी, वो घोटाला इनकी सरकार ने पकड़ा है। आप जो है आदिवासी ओबीसी के नेताओं के नाम लेकर और ओबीसी के बच्चों के पेट में जेब में से पैसे निकाल लो, इसको ये कहते हैं कि इनने काम किया है। 27% आरक्षण कमलनाथ जी की सरकार ने दिया। जिस तारीख से इनकी सरकार ने जो है लागू किया 27% आरक्षण की घोषणा करी, वो नोटिफिकेशन की डेट भी वही है जब कमलनाथ जी सरकार में थे। इसके बावजूद भी इनकी ट्रेनिंग है कि हमें झूठ बोलना है, लगातार बोलना है, तो ये उसकी बात करते हैं। 2019 की डेट से वो लागू हुआ है 27%। तो क्या 2019 में ये सरकार में थे? इसका ये जवाब देते हैं। महाजन आयोग बनाकर सबसे पहले आरक्षण हमने दिया। जब देश आजाद हुआ और हमने देश की आजादी के साथ ही जब जमींदारी प्रथा का एबॉलिशन किया। नहीं भूपेंद्र गुप्ता जी, आप 27% आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, इसी से जुड़ा सवाल है, आप अपनी और बात भी रखिएगा, पूरी बात इसको आप कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाए। नहीं, आप जो है, आप पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपने कहा कि हमने क्या काम किया, हम बता रहे हैं। क्या है इस देश की जमींदारी प्रथा जब खत्म की गई, सुन लीजिए, पूरी ये इधर उधर की बातें करते रहेंगे। ये झूठ बोलना तो इनका काम है, झूठ बोलने के तो ये लोग माहिर है कांग्रेस के लोग। झूठ बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, चिल्लाकर बोलेंगे, सब मिलकर बोलेंगे। मालूम है, अरे आपने एक काम तो कर देते, अपने अपने नेता को ही खड़ा कर देते, अरुण यादव जी को ही कहीं पे खड़ा करके लेके आते आप, पर नहीं कर पाए। आप सिर्फ झूठ बोलने का काम करते। कमलनाथ जी भी यही करते रहे पूरा समय तक। 14-15 महीने की सरकार में एक काम गिनाने के लिए नहीं है कांग्रेस के पास। और हमने तो जनहितैषी काम किए, हर वर्ग के लिए काम किए। आप अगर मेरे साथ बैठोगे काम के लिए तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, इतने काम माननीय शिवराज जी ने किया है। आपको दिक्कत ही होती है शिवराज जी के कामों से, तभी तो आप आरोप गिनाते रहते हैं। सुन लीजिए दुर्गेश जी, सुन लीजिए भूपेंद्र जी को जी। और आप सच सुनने की हिम्मत खत्म कर चुके हैं। हमने जो है लोगों को भूमि पर, जिस पर खेती हर मजदूर बनकर वो बेगारी प्रथा में जो है मजदूर बना बैठा था, बंधक मजदूर, हमने उसको जो है जमीन खा गए आप गायों की, बाकी आप आदमियों के काम करेंगे भैया। ये जनता समझ चुकी है आपको। आप चरनों की भूमि खा चुके हैं, उसको गायों की चरने वाली, और आज आप जमीनों के हित देने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ आपने अपने कांग्रेस के नेताओं को दिए होंगे। गाय ओबीसी है। आपकी विवेक पर भी हमें हंसी आएगी। बात ओबीसी नहीं, विवेक की बात नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कांग्रेस ने चरनोई की भूमि भी वो कर ली, छुड़ा ली उनसे, जो जहाँ पे गौएं चरती थी, और आप आदमियों को दे पाएंगे? ये ऐसे उदाहरण मत दीजिए, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। भूपेंद्र जी, आप एक संजीदगी लिए हुए प्रवक्ता हैं, ढंग से कम वो उस विषय को आने दीजिए, जनता के पास आने दीजिए। ठीक, आप अपनी हंसी मत उड़वाइए। हमने उसको पहले दिन जमीन दी, इनने सरकारें गिराई ओबीसी की। आपने सिर्फ जनता को गुमराह करते रहे, भय भूख भ्रष्टाचार दिखाकर आपने 60 साल निकाल लिए। अब प्रदेश की जनता, देश की जनता हर चीज को भली भांति समझती है। किसी वर्ग के लिए आप काम नहीं करते हो, आप सिर्फ आपका एक ही सिर्फ वोटों के लिए काम कर रहे हैं। जी भूपेंद्र जी, ठीक है। दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ चर्चा में हैं। जी सरकार किसने गिराई, इनसे नाम बता दीजिए। जी दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा मैं। दिनेश गुप्ता जी, ठीक है, चेहरा दिखा देंगे, नाम भी गिना देंगे, दोनों सियासी दल की। भाई हमारे साथ जब हम सरकार में थे तो ये चेहरे हैं, हम सरकार में हैं तो ये चेहरे हैं, ये नाम है। लेकिन इससे भी बड़ा मसला ये कि भाई आपने काम क्या किया उस वर्ग के लिए। अब आप जब वोट मांगने आएंगे तब आप लगातार दावे करेंगे, बैकग्राउंड भी तो बताइए। नहीं बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि आप ओबीसी को लेकर या कोई भी कास्ट, आप जिसको भी आप इलेक्शन में SC ST माइनॉरिटी, उसको लेकर सीरियस कमिटमेंट किस तरह का है, उनके डेवलपमेंट को लेकर, उनकी स्कीम्स को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप ओबीसी का आप 1 साल पहले का घटनाक्रम याद करेंगे तो ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में केवल ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रही है और जो वोटों का पोलराइजेशन वो ओबीसी के हिसाब से करना चाहती है। लेकिन अभी आप देखिए, जैसे ही चुनाव निपट गया, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव हो गए, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, फिर नए सिरे से चुनाव की पूरी प्रक्रिया, उसके बाद ये ओबीसी का विषय खत्म हो गया।
सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी अब सरकार 1 लाख भर्तियां करने जा रही है जी, और वो भर्तियां में यदि 27% आरक्षण नहीं मिला तो फिर ओबीसी का एजेंडा टिकेगा कहाँ? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है ना कि आप सबसे पहले कोर्ट में ये बताएं कि ये 50% जो सीलिंग है उससे ज़्यादा जो है रिजर्वेशन होता नहीं है। क्योंकि जो विवाद इसी बात का है कि यदि आपने 14 से बढ़ाकर ओबीसी का रिजर्वेशन 27 कर दिया है तो ये 50% की सीमा से ज़्यादा है। फिर उसमें जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का भी रिजर्वेशन आ गया, कई तरह के जो रिजर्वेशन है, क्योंकि जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो कई तरह से है। क्योंकि रिजर्वेशन को लेकर आपको ये भी कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिले, लेकिन एक्चुअल में लाभ मिले लोगों को जो देख रहे हैं ना, जैसे जो बीपीएल के नीचे वाले लोग हैं या इकोनॉमिकल बेकर सेक्शन के लोगों को अब एडमिशन डिफरेंट जगह मिल रहे हैं, उसकी सीलिंग भी कर दी है, तो वो भी उसी का पार्ट है। तो जो राजनीतिक दल हैं अब वो उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है वो एक अलग तरह की उसमें जा रही है, केवल SC ST और ओबीसी पर नहीं है, क्योंकि उसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी एक आ गया है जिसको एक बड़ा लाभ जो है सरकार ने अपनी नीति के तहत दिया है और रिजर्वेशन का कहीं ना कहीं उसमें मायने भी बदला है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जो रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स है अब उसमें सामान्य वर्ग के लोग भी हैं और अन्य वर्ग के लोग भी जो है उसमें शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक वर्ग विशेष की राजनीति मुझे लगता है कि अब वो हो नहीं रही, उसके बजाय ये हो रहा है कि हमको रिजर्वेशन को जो मुद्दा बनेगा वो सभी तरफ से सब तरफ से लाभ मिले। भारतीय जनता पार्टी इसी दिशा में काम कर रही है, इसलिए जो सीलिंग है हमने देखा ना 27% आरक्षण का आपने जिक्र किया, जाहिर है कि पैरामीटर वो ओवर हो रहा है, तो ऐसे में दोनों ओर से दावे किए गए, लेकिन डिफेंड तो ना पिछली सरकार कर पाई और ना वर्तमान सरकार कोर्ट में कर पा रही है। देखिए डिफेंड तो आप यदि जब तक कोर्ट ये नहीं कहेगा कि हमको इसको कंटिन्यू इसको हियरिंग करना है और एक टाइम लिमिट में इसको इशू को खत्म करना है। जैसे हम देखना कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो विषय है अभी कितने दिनों से लंबित है, मध्य प्रदेश में तो इतने सालों से प्रमोशन ही नहीं हो पा रहे लोगों के, वो अटके हुए हैं, उसकी पॉलिसी नहीं बनी। तो बहुत सारी जो चीजें हैं कुछ तो कोर्ट के पास हैं जिन पर जो है सरकार को चाहिए एक एप्लीकेशन लगाएं कि अर्जेंट हियरिंग की बात करें कि इसको हमको टाइम लिमिट में डिस्पोजल करना है। केवल हमको इलेक्शन पीरियड का इंतजार करना है या साल दर साल करना है, तो मुझे लगता है कि जो 14% अभी मिल रहा है वो भी शायद उसका लाभ ठीक से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 14 और 27 के बीच में ये रिजर्वेशन झूलता रहेगा। ठीक बात है। दुर्गेश केशवानी जी, इससे पहले आप नाम गिना रहे थे, चेहरे भी आप गिना सकते हैं भाई, ठीक है कि मंत्री आपके कई मंत्री भी हैं आपकी सरकार में, लेकिन सवाल यह कि केवल चेहरे होने से क्या वर्ग विशेष का हित हो जाता है क्या? देखिए, 5 का नाम इनसे पूछ लो भाई। मैंने बिल्कुल पूर्व में बैठकर इस बात को बताया कि हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम नहीं, तो फिर सबका साथ सबका विकास बिल्कुल ठीक बात है। आप 5 योजनाएं गिनाएंगे, वो 5 योजनाएं हो सकता है कि हर वर्ग के लिए जाती हों, उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम ठीक है। अगर हम योजनाएं बनाते हैं तो सभी वर्गों को देखकर सभी को लाभ मिले उसके लिए योजनाएं बनाते हैं। नहीं तो फिर ये बात क्यों कहते हैं आप कि हमने इस वर्ग का ये मुख्यमंत्री बना दिया, इस वर्ग का ये मंत्री बना दिया? ये बताइए ना कि अगर किसी वर्ग का मंत्री बना तो उसके छुट भैये नेताओं का भला होगा, उनका उद्धार होगा, या फिर उस जाति वर्ग का भला होगा? देखिए, निश्चित रूप से उस वर्ग का जब आदमी आता है, हमारा आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा जनता से संवाद करते हैं। वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, प्रत्येक वर्गों के लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनकी समस्याएं सुनना और उनकी समस्याएं सुन के उनके आधार पे उनको क्या चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं है कि वल्लभ भवन में 5वें मालवे पे बैठ गए, उसके बाद आप नीचे उतर के देखना नहीं है, हिटलरशाही वाला काम करना शुरू कर दिया। ये सब चीज़ों से बचते हो, जनता के बीच में जाते हैं, जनता से चीज़ें जो निकल के आती हैं प्रशांत जी, उनके आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं। बड़े चेहरे तो हम बोल रहे हैं बड़े चेहरे हम हमारी सरकार ने उनके लिए किया, सबके लिए किया। ठीक है, मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा। दुर्गेश जी उनके पास भी जाना चाहिए। भूपेंद्र जी, एक आरोप जो बार बार बीजेपी लगाती है, आपके बड़े नेता अरुण यादव का जिक्र बार बार आता है कि आप लोगों ने पॉलिटिकली उनका करियर खत्म कर दिया अलग अलग तरीके से। मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूं, आपने इनसे प्रश्न पूछा कि 5 काम बता दो, ये 5 काम बता नहीं पा रहे और आप जो है अब उसमें घुस गए कि आपने इसको नेता बनाया कि उसको नेता नहीं बताया। हाँ, गिनते जाना, 1 2 3 4 5, हाँ ऐसे बताते जाना। बताइए कैसे बता दूं आपको मैं? देखिए, सभी छात्रों को छात्रवृत्ति के माध्यम से दिए जाते हैं, छात्रावास बनाए मैंने बता हर वर्ग के लिए। आप देखेंगे ना कि
अभी मैंने 300 करोड़ रुपए की बात बताई, छात्रावास बनाने की बात बताई, उसके अलावा आरक्षण देने की 27% की हमने बात बताई। आपको और क्या चाहिए? सब हर वर्ग के लिए। पर भूपेंद्र जी आप तो ये बताओ 973 वचनों में से कौन सा वचन एक पूरा कर पाए? आप एक वचन मेरे को बता के बताओ कि कमलनाथ जी ने ये काम किया आपकी सरकार ने। 60 सालों तक आप सिर्फ जनता को इसी तरह से आप बरगलाते रहे, भयभूख दिखाते रहे। अरे आप तो ये बताओ अरुण यादव जी का क्यों नहीं आज तक भला हो पाया? अपने 5 क्यों गिना उनको ये दीजिए, बोलना फिर पड़ गया अपने 5 कि गिना बुआई मैं देंगे। करता हूं, कटाई कोई करता है? आप तो कहीं ना अपने कहीं 5 गिना आप इस चीज दीजिए, को फिर हम अपने अपने नेताओं 5 गिना को, और देंगे। आप ही ने आरक्षण रोकने के लिए आपने ये बताओ अभी आप अपने 5 काम गिना दीजिए, फिर हम अपने 5 काम गिना देंगे। कितना झूठ बोलती है आपकी सरकार, ये इसका अरे कोई काम ही नहीं किया आपने, आप क्या काम गिनाओगे? जब काम किए होते तो आप काम गिनाते, पर आप काम गिना नहीं पाओगे, आप सिर्फ बातें करते रहोगे, इधर उधर की बातें करोगे। आप ये तो बताओ अरुण यादव को क्यों नहीं कर पाए आप? काम भी याद नहीं आपकी अरे सब सरकार याद है हमें, तो हम तो सब बता रहे हैं आपको, अनेक अनेक काम बता रहे हैं। क्या हमने छात्रावास बनाया उनके लिए, हम उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हम बच्चों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, सब हम कर रहे हैं उनके लिए। पर आप तो बताओ आपने क्या किया? कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ अरे नहीं हम सब कर रहे हैं, आप तो बताओ आपने क्या किया? आप वचन देकर भी प्रवचन देते रहे, अभी भी आप वचनों पे प्रवचन देते रह रहे हैं। अरे आप कोई एक काम बता देते करने वाला। 5 छात्रावासों के नाम बता दो, चलो ये भी अपन ने मान लिए। 5 छात्रावास के नाम बता दो जो ओबीसी के लिए बनाया आप। बताओ। हाँ, इंदौर में बनाया, जबलपुर में बनाया, सभी जगह बनाया। मैं आपको पूरी डाटा आपको पूरा दूंगा, आप चिंता नहीं करो। 500 में 50 से ज्यादा आपको बता दूंगा डाटे के लेकर। पर आप डिबेट में इन चीजों को लेके बैठ जाएंगे। आपकी सरकार ने आपके पास ठीक है, मैं मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। ठीक है सर, शांत हो जाए दुर्गेश जी, भूपेंद्र जी, दुर्गेश जी, भूपेंद्र जी कृपया शांत हो जाएं। दिनेश गुप्ता जी, ठीक बात है। मैं जो आप जिक्र पहले भी कर रहे थे, क्या रणनीति आपको नजर आती है कि पहले आदिवासियों पर भी फोकस, फिर दलितों पर भी फोकस, और आप ओबीसी फोकस में हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो या कांग्रेस की हो, अब देखने जैसे ओबीसी की राजनीति अचानक 19 के बाद फिर से हो गई, क्योंकि जो है इसके पहले पूरे देश में ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर ठहराव था। आप जब 14 से 27 आपने की तो एक नई तरह की राजनीति उसमें हुई, लेकिन फिर अचानक आदिवासी हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा वो बार बार ये देख रही है कि कौन सा मुद्दा है, कौन सी चीज है जो उसे 2018 की पुनरावृत्ति से रोक सकता है। क्या ट्राइबल रोक सकते हैं या ओबीसी? इसलिए आप देखने कि ओबीसी का जो आबादी का जो आंकड़ा प्रस्तुत हुआ बिसेंट कमीशन ने जो दी थी कि 56% से अधिक ओबीसी हैं, तो उससे एक नई मांग उठी कि सब आप उसका जो है रिजर्वेशन बढ़ाया जाना चाहिए। तो एक नए तरह का विवाद उसमें फिर होने लगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पॉलिटिक्स में एक्सपेरिमेंट के तौर पर होती हैं, और इलेक्शन में जब आता है, शायद ये जो आंकड़ा ये एक बल्कि बदल के वक्त पर बताया जाता है, कहीं ना कहीं इससे मुद्दे को उलझाने की कोशिश ज्यादा होती है। जी बिल्कुल। तो बहुत महत्वपूर्ण है ओबीसी वर्ग, चूंकि बहुत सबसे बड़ा वर्ग अगर हम वोट बैंक कहें मध्य प्रदेश में है, इसीलिए लगातार जो सियासी दल हैं लगातार फोकस भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संपर्क अगर हो, और दावों में यह भी कि भाई हितैषी हम हैं आपके। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, दिनेश गुप्ता जी, धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।